नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री जीरो टू हीरो डे 4 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। और यकीन मानिए, अगर यूपीएससी, एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैप्टर छोड़ना बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे शादी में जाके खाना छोड़ देना। पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी। थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन भी करा देती हूँ। पाषाण युग शुरू होता है प्राचीन काल में। सबसे पहला पार्ट जो है इतिहास का प्राचीन काल है। तो प्राचीन काल कहाँ से शुरू हो रहा है? पाषाण युग। पाषाण युग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद आता है ताम्र पाषाण युग 4000 ईसा पूर्व से लगभग 2000 ईसा पूर्व तक। फिर 2000 ईसा पूर्व के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता है। तो 2000 ईसा पूर्व से लगभग 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता होती है। और 1500 ईसा के बाद क्या होता है आज हम लोग जानेंगे। 1500 ईसा पूर्व के बाद वैदिक सभ्यता शुरू होती है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक भारत में वैदिक सभ्यता का विकास होता है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब सोचिए, अगर आज अचानक कोई नया परिवार आपके मोहल्ले में आकर बस जाए तो कुछ साल बाद पूरा मोहल्ला बदल सकता है ना। कुछ ऐसा ही भारत में भी हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार जब 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यों का आगमन हुआ तो यहाँ एक नई सभ्यता का विकास हुआ। जैसे आप मोहल्ले में देखते हैं, अगर हमारा गांव है, कोई बाहर की आंटी आ जाए, मॉडर्न आंटी, तो अपनी मम्मियाँ भी थोड़ा सा रंग बदलने लगती, उनको देख के अरे ऐसी साड़ी पहनती, मैं भी ऐसी साड़ी पहनी। ऐसे ही भारत में भी हुआ था। थोड़ा सा बाहर के लोग आ गए तो बाहर का जो बाहर की सभ्यता थी थोड़ा सा यहाँ पे घुलने मिलने लगी थी। तो वैदिक सभ्यता का विकास होने लगा था यहाँ पे। और ये कहाँ से आए? बेसिकली माना जाता है कि ये मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, आर्य कहाँ से आए हैं? बेसिकली मध्य एशिया से। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जो आर्य थे वो बाहर से नहीं आए थे, वो मूल भारत के ही निवासी थे। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, जो हमारा इतिहास की किताबें बोलती हैं, जो इतिहास का ज़्यादा पक्ष में जो मत है वो ये वाला मत है कि मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, मध्य एशिया में आज का कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के आसपास ये मध्य एशिया वाला पार्ट माना जाता है। और इनकी भाषा संस्कृत हुआ करती थी। वे धीरे धीरे उत्तर पश्चिम में प्रवेश किए व पंजाब व उसके आसपास वाले क्षेत्रों में आकर बस गए, यानी कि जिसे हम सप्त सिंधु क्षेत्र भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि इतना बड़ा कांड हमारे भारत में हुआ तो ये हम लोग को जानकारी आखिर कैसे मिलती है? तो हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद एक बहुत ही प्राचीन वेद है। वीडियो के लास्ट में इसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगी डीपली में। अभी जान लीजिए, ऋग्वेद एक वेद है जिसके अनुसार हम लोग इसकी जानकारी पाते हैं कि ये भारत में ये घटनाएं हुई थी। उसके साथ ही कुछ वेद और भी थे, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इनसे भी कुछ कुछ बातें हमें पता चलती हैं। बेसिकली यूपीएससी का लाडला है जो वो ऋग्वेद है, यानी कि यूपीएससी का सबसे फेवरेट वेद ऋग्वेद है। और चूंकि इसकी जानकारी वेदों से मिलती है तो हम इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। समझे? मतलब वेदों से इसकी जानकारी मिल रही है, इसीलिए हम लोग इसको वैदिक सभ्यता नाम दे रहे हैं। देखिए, ये चीज़ आपने पॉइंट की होगी कि जब भी हम किसी सभ्यता का नाम रखते हैं तो उसके पीछे कोई इम्पॉर्टेंट कारण होता है। जैसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का नाम रख रहे थे तो सिंधु के किनारे ही आसपास जो क्षेत्र बसे थे इसलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसे ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे। तो हड़प्पा में सबसे पहले खोज हुई, इसीलिए उसे हड़प्पा सभ्यता बोलते थे। अब यहाँ पे भी यही रीज़न है, वैदिक सभ्यता इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेदों से उसकी जानकारी मिल रही है। तो वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अच्छा ये बताओ, वैदिक काल को 2 पार्टों में क्यों विभाजित किया गया? अक्सर ऐसा होता है, जो सभ्यता होती है पहले स्टार्ट होगी, उसके बाद जो विकास होगा उसमें अपने पीक लेवल पे होगा और फिर उसके धीरे धीरे उसका पतन भी होता है ना। तो जनरली
हम लोग जो बचपन होता है, मान लेते हैं जो बचपन है सभ्यता का, वो हम लोग ऋग्वैदिक काल में पढ़ रहे हैं, और जो उसकी जवानी है यानी कि जो उसकी युवावस्था है वो हम लोग उत्तर वैदिक काल में पढ़ रहे हैं। तो अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, उसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में लोगों की सबसे बड़ी संपत्ति क्या थी आखिर? देखो, अब जैसे अपने यहाँ सोना चांदी का महत्व है, वैसे तो था नहीं पहले सिस्टम। ना सोना, ना चांदी, ना बैंक बैलेंस, बल्कि गाय, समझे आप कुछ? गाय मापदंड होती थी कि कौन कितना अमीर होगा, कौन कितना गरीब होगा। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय, वो उतना ज़्यादा अमीर माना जाता था। व्यापार होता था, पर आज की तरह विकसित नहीं था। व्यापार कैसे होता था? आज हम लोग व्यापार करते हैं तो बैंक के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, मुद्राओं के थ्रू, करेंसी के थ्रू व्यापार करते हैं ना। लेकिन पहले ऐसा था कि वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा हम लोग व्यापार करते थे। वैदिक सभ्यता के लोग वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा व्यापार करते थे। और ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट शब्दों में समझाती हूँ। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि व्यापार में मोहरों का प्रयोग नहीं, बल्कि वस्तुओं द्वारा व्यापार होता था। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रमेश नाम के व्यक्ति को चावल की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास गेहूं अच्छी मात्रा में है, तो वह समर नामक व्यक्ति से व्यापार करता है जिसके पास चावल की मात्रा अधिक हो, लेकिन उसे भी गेहूं की ज़रूरत हो। तो गेहूं की अदला बदली हो जाएगी, चावल की अदला बदली हो जाएगी। रमेश को चावल की ज़रूरत है तो वो समर से चावल ले लेगा, और अगर समर को गेहूं की ज़रूरत है तो वो रमेश से ले लेगा। ये एक पॉइंट हुआ, ठीक है। और दूसरे पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, इस सभ्यता में गाय को भी धन माना जाता है। जैसे अब हम लोग मुद्रा को धन मानते हैं, वैसे ही गाय को धन माना जाता है, ठीक है। जैसे अब अपने यहाँ करेंसी एक्सपेक्टेबल है, वैसे ही वस्तुओं का मूल्य गायों में एक्सपेक्टेबल होता था, ठीक है। और ऋग्वेद से पता चलता है कि यहाँ पे व्यापारी को पड़ी कहा जाता था। पड़ी, व्यापारी को क्या कहा जाता था? पड़ी। अब बात करते हैं आखिर ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। राजनीतिक व्यवस्था में देखिए, आज हम लोग के पास प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद हैं, विधायक हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या था? राजा था। पर एक बात ये आप ध्यान रखिए, इस समय का राजा बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं हुआ करता था। मतलब राजा के पास असीमित शक्तियाँ नहीं होती थी। उसके ऊपर नियंत्रण किसका रहता था? सभा और समिति का, ठीक है। सभा और समिति का। सभा मतलब इसमें मुख्यतः बुजुर्ग और अनुभवी प्रतिष्ठित लोग होते थे। यह अपेक्षाकृत छोटी संस्था थी, लेकिन महत्वपूर्ण राजनीतिक और न्यायिक मामलों पर सभा ही चर्चा करती थी। और समिति ये आम जनता की संस्था मानी जाती थी। ये सभा की तुलना में बड़ी संस्था थी, यानी कि ज़्यादा लोग इसमें थे, और ये सिर्फ राजा का चुनाव व महत्वपूर्ण निर्णयों में भूमिका निभाती थी। यानी कि अब आप देखिए, यहाँ पे राजा का चुनाव होता था, वो भी जनता के द्वारा। कितनी बड़ी डेमोक्रेसी हमें भारत में दिखाई देती है, वो भी सिर्फ 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, है ना। तो आसान सा मैं अंतर बताती हूँ। जो सभा थी वो बुजुर्ग और प्रतिष्ठित लोग थे उसमें, लेकिन जो समिति थी उसमें आम जनता के लोग थे। छोटी संस्था थी सभा, लेकिन समिति बड़ी संस्था थी। और सभा का मेनली काम ये था, सलाह देना राजा को व न्याय, महत्वपूर्ण न्याय करना। और समिति का क्या कार्य होता था? जनमत मतलब मत देना अपना, व चुनाव करना, राजा का चुनाव करना। तो इतनी अच्छी राजनीतिक व्यवस्था थी। तो एक क्वेश्चन ये भी उठता है यहाँ पे, क्या इस समय टैक्स सिस्टम था? नहीं, टैक्स सिस्टम नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था, प्रजा अपनी स्वेच्छा के अनुसार राजा को उपहार दे सकती थी। यानी कि अपनी तरफ से अपनी इच्छा के अनुसार
अपनी तरफ से कोई गिफ्ट दे सकती थी राजा को, उसे उस समय में बलि कहा जाता था। तो ये था। अब ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति क्या थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। अगर कोई कहे कि महिलाएं पढ़ नहीं सकती तो विदेशी महिलाएं आकर उसे हिस्ट्री भी पढ़ा देंगी, है ना। मतलब शिक्षा में भी आगे थी महिलाएं और धार्मिक कार्यों में, यज्ञों में उनको भाग दिया जाता था, मतलब भाग लेने दिया जाता था। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा जैसी विदुषियाँ हुई। पर्दा प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा तो मुगल के आगमन से मानी जाती है ना, ठीक है। तो पर्दा प्रथा भी नहीं थी यहाँ पे। लेकिन ये ज़रूर था कि जो यहाँ ये समाज है वो फिर भी पितृसत्तात्मक की ओर ही झुका था, मतलब पिता ही मुखिया होता था परिवार का, और स्वयंवर जैसी प्रथाएं थीं। आज हम लोग स्वयंवर यानी कि जो लड़कियां अपने आप जो मैरिज करती हैं उसको बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है, लेकिन पहले देखो ऋग्वैदिक काल में स्वयंवर की प्रथा थी, मतलब अपने आप खुद चुन सकती थी ना, बिना किसी प्रेशर के। तो ये थी महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल की। अब हम बात करते हैं धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। धार्मिक व्यवस्था में मंदिर पूजा नहीं होती थी, मूर्ति पूजा नहीं होती थी, लेकिन लोग यज्ञ जरूर करते थे और सबसे लोकप्रिय देवता थे इंद्र। तो समझे दोस्तों, इंद्र ऋग्वैदिक काल में हीरो माने जाते हैं और इंद्र के अलावा भी कुछ देवता पूजे जाते थे, जैसे अग्नि देवता, वरुण देवता, सोम देवता, ठीक है। और यज्ञों का महत्व यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छे से देखा जाता है कि यज्ञों का महत्व यहाँ पे था। अब बात करते हैं समाज की। यहाँ पे सामाजिक सिस्टम कैसा था। उस समय समाज का गठन कुछ इस प्रकार था। कुल मतलब फैमिली, कुलों से मिलकर एक ग्राम बनता था और कई ग्रामों से मिलकर एक विश्व बनता था और कई विश्व से मिलकर जन बनते थे, और समय के साथ यही जन आगे चलकर हम जनपद पढ़ते हैं और यही महाजनपद भी बनते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इस समय अस्पृश्यता, छुआछूत जैसा कोई शब्द नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पे जो सिस्टम था समाज का, ये जातिवादी वाला वर्ण व्यवस्था, वो जन्म आधारित नहीं थी। अब आज तो हमारे यहाँ जन्म आधारित हो गई है, लेकिन ये पहले कर्म के आधार पे थे। यानी कि अगर जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है या शिक्षा प्रदान कर रहा है, यज्ञ करवा रहा है, उसको हम ब्राह्मण कहेंगे। जो की रक्षा कर रहा है, युद्ध कर रहा है और रक्षा कर रहा है, तो वो क्षत्रिय कहलाएंगे। जो व्यापार व कृषि करे वो वैश्य, और जो सेवा भावना जिसके पास हो, जो सेवा करें, वो होते हैं शूद्र। तो उस समय इन वर्णों के बीच कठोर दीवारें नहीं थी, लेकिन बाद में इसका उल्टा हो जाता है। अब दोस्तों, समय समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन भी तो होते हैं, मानते हैं ना, परिवर्तन होते हैं। जब इतिहासकारों को इस काल के कुछ और परिवर्तन दिखाई देते हैं, यानी कि कुछ सिस्टम थोड़ा सा पहले से बदल रहा है, तो इस परिवर्तित काल को उन्होंने उत्तर वैदिक काल कहा। यानी कि जो थोड़ा सा परिवर्तन इतिहासकार देख रहे हैं कि इस टाइमलाइन के बाद थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है समाज में, राजनीतिक व्यवस्था में, हर चीज़ में, तो उसको थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं वहाँ से, उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर वैदिक काल को बचपन मान लें तो उत्तर वैदिक काल उसकी जवानी है, युवावस्था है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। यहाँ राज्य बड़े हुए, महिला की स्थिति बदली और वर्ण व्यवस्था और भी कठोर हो गई। तो बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था की। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, ऋग्वैदिक काल में जन थे, तो अब वही जन यहाँ पे थोड़ा सा जनपद और महाजनपद की दिशा की ओर दिखाई देते हैं। स्थायी बसावट यहाँ पे बढ़ती है।
राजा की शक्ति बढ़ती है, राजा अब केवल नेता नहीं रह जाता बल्कि सम्राट जैसी स्थिति में आ जाता है। ठीक है। और जो सभा समिति का महत्व था ऋग्वैदिक काल में, तो यहाँ पे वो हमें घटता हुआ दिखाई देता है। मतलब सभा समिति का महत्व यहाँ पे घट रहा है, तो राजा अनियंत्रित हो रहा है। पहले नियंत्रित था राजा सभा और समिति से, अब थोड़ा सा नियंत्रण घट रहा है उसका, अनियंत्रित राजा हो गया तो अपने मन की करेगा ना, तो ये हमें दिखाई देता है। और राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय जैसे यज्ञ, यहाँ पे इसका मुझे हम लोगों को थोड़ा सा ट्रेंड दिखता है कि उस समय इन यज्ञों का ट्रेंड हो जाता है। जैसे आज हमारे समय में रील्स बनाने का ट्रेंड है, वैसे ही वहाँ इस समय में अश्वमेध, राजसूय, वाजपेयी यज्ञ का ट्रेंड चलने लगा था और माना जाता था कि ये यज्ञ करने से सम्राट की सत्ता जो है और भी मजबूत होती है। और पहले कर प्रणाली नहीं थी, है ना, तो अब क्या होता है, कर व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। कर के रूप में कोई मुद्रा नहीं दी जाती थी, दी वस्तु ही, क्योंकि मुद्रा का प्रचलन ही नहीं था तो मुद्रा कहाँ से देंगे ना। कृषि उत्पाद, गाय, बैल, बकरी, दूध या दूध उत्पाद, बेसिकली जो बलि थी पहले स्वैच्छिक रूप से दी जाती थी, वही बलि के रूप में जो उपहार था अब वो अनिवार्य रूप से हो गया। मतलब अब राजा को देना ही देना है। पहले प्रजा अपने मन से जो देती थी, उसकी जो इच्छा होती थी वो देती थी, अब राजा यहाँ पे ये चीज़ अनिवार्य कर देता है कि बलि सबको देनी है, मतलब प्रजा में सभी को बलि देना है। अब बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था कैसी यहाँ पे हो गई थी। कृषि प्रमुख हो गई थी। पहले क्या था, पहले पशुपालन की तरफ ज़्यादा थोड़ा झुकाव देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल में। अब लेकिन कृषि प्रमुख हो गई, इस काल में कृषि प्रमुख हो गई। लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। मुख्य फसलें यहाँ की धान, गेहूँ, जौ, दाल थी, लेकिन मुद्रा का प्रचलन अभी भी नहीं था, जैसे कि मैंने बताया। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। जो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी कर्म के आधार पे, वो अब यहीं से वैदिक काल से ही जन्म के आधार पे हो गई। मतलब पहले क्या था कि एक ही परिवार में चारों वर्ण के लोग रह सकते थे। यानी कि जैसे अगर कोई पिता है, भले ही वो शूद्र हो, लेकिन उसके 4 बेटे हैं, एक बेटा अगर शिक्षा दे रहा है या यज्ञ करवाता है तो उसे ब्राह्मण कहेंगे। यानी कि शूद्र का बेटा ब्राह्मण भी हो सकता था, वैश्य भी हो सकता था, शूद्र भी हो सकता था और क्षत्रिय भी हो सकता था। लेकिन अब यहाँ से सिस्टम इतना बड़ा बदलाव देखा जा सकता है कि यही चीज़ अब यहाँ पे जन्म आधारित हो जाती है कि अगर शूद्र पिता है तो बेटा भी शूद्र ही होगा, अगर ब्राह्मण पिता है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण ही होगा, शूद्र नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो जाती है। महिलाओं की स्थिति देखें तो महिलाओं की स्थिति में ऋग्वैदिक काल से गिरावट आती है। शिक्षा और यज्ञ में भी उनकी भागीदारी कम दिखाई देती है। अब बात करते हैं धार्मिक जीवन। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था अभी धार्मिक जीवन में कि देवता जो इंद्र देवता थे वो मेन देवता थे। तो पहले देवों की पूजा थी, लेकिन मंदिर पूजा ये सब नहीं थी ना, मंदिर पूजा और मूर्ति पूजा नहीं थी। अब बेसिकली ये देखने को मिलता है देवताओं की जगह अनुष्ठान अधिक महत्वपूर्ण हो गए। यानी कि देवता की पूजा से ज़्यादा यज्ञ व विधि ज़्यादा ज़रूरी हो गई। मेरे कहने का मतलब ये है, वैदिक काल में लोग ये देखने लगे यज्ञ कैसे किया जा रहा है। सरल भाषा में कहें तो पहले ये था भगवान को याद करो तो काम हो जाएगा, लेकिन बाद में वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ये देखा जा रहा है यज्ञ सही तरीके से करो तभी काम होगा। अंतर आपको दिखा आपको अंतर। मतलब पहले ये था भगवान को याद करो काम हो जाएगा, लेकिन बाद में ये था सही तरीके से यज्ञ करो तो काम होगा। धर्म कर्मकांड का महत्व बढ़ गया तो ब्राह्मणों की भूमिका भी बढ़ गई। देवताओं में इंद्र का महत्व कम हुआ, पहले बहुत था अब कम हुआ, इस वाले काल में कम हुआ। और प्रजापति
विष्णु, रुद्र आदि देवताओं का महत्व बढ़ा। उपनिषदों का उदय यहाँ से देखने को मिलता है, उपनिषदों का उदय। फिर अच्छा एक बात सोची कि वैदिक काल जो 2 भागों में बटा है, उसके पहले वाले पार्ट को ऋग्वैदिक काल ही क्यों कहा जाता है, जबकि बाद वाले काल को तो उत्तर वैदिक काल कह रहे हैं। और उत्तर वैदिक काल का आशय यही होता है कि बाद वाला काल, मतलब उत्तर का मतलब बाद वाला काल। तो इस हिसाब से तो पहले वाले काल का नाम पूर्व वैदिक काल होना चाहिए, है ना। ये उत्तर है मतलब बाद का है, पहले का है तो पूर्व वैदिक काल होना चाहिए। तो क्यों नहीं है इसका ये नाम, ऋग्वैदिक काल ही क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि पहले वाले भाग की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ऋग्वेद से मिली है। अब मैं इतनी देर से ऋग्वेद कर रही हूँ तो 4 बातें इस पर भी हो जाएं। ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है, लेकिन ये लिखित नहीं थी। ये लिखित बहुत आगे चल के बहुत बाद में लिखी गई है। ये पहले लिखित नहीं थी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चली आ रही थी। बाद में इसे संकलित करके लिखा गया और इसकी रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि बहुत सारे ऋषियों द्वारा ये रचित मंत्रों का संग्रह है। तो आप कभी नहीं कंफ्यूज होना कि ये सोचना कि आखिर ऋग्वेद की रचना किसने की। ऋग्वेद की रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि बहुत सारे ऋषियों ने, जिस ऋषि को जो भी मंत्र ठीक लगा वो इसमें बीच से जोड़ता गया, ठीक है, अपने अनुसार। तो इस ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, लगभग 1028 सूक्त हैं, 10,642 ऋचाएँ हैं। इसमें बेसिकली देवताओं की स्थिति और सामाजिक जानकारी व राजनीतिक जानकारी दी गई है। इसी में ही दासराज युद्ध का भी वर्णन है, जिसमें सुदास और 10 राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन हुआ है। और ये युद्ध माना जाता है परुष्णी नदी के किनारे हुआ। और ऋग्वेद में तो परुष्णी नदी लिखा हुआ है, बट भारत में इस नाम से कोई नदी नहीं है, लेकिन जैसी उसमें लोकेशन दी गई है वो आज के रावी नदी से उसका अर्थ लगाया जाता है कि मे बी ये जो परुष्णी नदी है वो रावी नदी हो सकती है। और इसमें आगे बताया जाता है कि एक तरफ तो सुदास नामक राजा थे और दूसरी तरफ 10 राजा थे, फिर भी सुदास राजा ने ही युद्ध को जीता। तो दोस्तों आज हमने वैदिक सभ्यता को विस्तार से समझा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ऋग्वैदिक काल का मुख्य देवता आखिर कौन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम 600 ईसा पूर्व के बाद भारत में क्या हुआ जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बनते रहिए कंसेप्ट क्वीन, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर सक्सेस नियर। बाय, थैंक यू।